करेंगे। डाउट कुछ ऐसा था कि मानते हैं कि अगर ये अर्थ है और लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब इस केस में एक डाउट ये आया हुआ था कि ईस्ट टू वेस्ट या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लैटिट्यूड्स सबस्टेंड होते हैं या फिर फैले हुए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हम जब भी किसी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लोकेशन बताता है। इसका क्या मतलब है, एक बार मैं ये समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री पर होता है, ये हमें पता है। अगर हमें यहां पर 3 पोजीशंस मिल जाए, एक का नाम है ए, बी और सी, इन तीनों पोजीशंस पर अगर 3 अलग अलग इंसान खड़े होंगे तो क्या वो ऐसा बोलेंगे कि हम 3 लैटिट्यूड्स पर हैं, या फिर वो ये बोलेंगे कि हम सभी 0 डिग्री इक्वेटर पर हैं, क्योंकि ये 3 अलग अलग प्लेसेस है ना। अब यहां से एक बात तो तय है कि अगर तीनों 0 डिग्री या फिर इक्वेटर पर खड़े हैं तो इन तीनों के लिए लैटिट्यूड एक ही होगा। लैटिट्यूड तो तब चेंज होगा जब ये 0 डिग्री इक्वेटर से या तो नॉर्थ के डायरेक्शन में जाए या तो साउथ के डायरेक्शन में जाए। मानते हैं एग्जांपल के तौर पे कि एक और लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड को हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मानते हैं, और दूसरी तरफ एक और लैटिट्यूड लेते हैं साउथ में, और इसको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब एक नया पोजीशन है, यहां पर हमने देखा बी डैश, और ये एक नया पोजीशन है, यहां पर हमने लिखा है सी डैश। अब बी डैश और सी डैश के अंदर में अब आप देख रहे हो कि अब कोई इंसान अगर ए से बी डैश तक पहुंचेगा तो वो बोलेगा कि हाँ हमारा लैटिट्यूड चेंज हुआ है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और कोई अगर सी डैश पे पहुंचेगा तो भी ये बोल सकता है कि हाँ मेरा लैटिट्यूड चेंज हुआ है, ए से अगर सी डैश पे हम जा रहे हैं तो हम पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड पर थे और अब 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पहुंच गए हैं। मतलब कि यहां पर जो लैटिट्यूड का चेंज है वो हमेशा तभी पॉसिबल होगा जबकि हम नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में जाते हैं। या फिर बी डैश की पोजीशन जो है वो क्या बता रही है कि हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है, या फिर सी डैश की पोजीशन है वो हम बता रहे हैं कि 30 डिग्री साउथ डायरेक्शन में है। अगर ये मान लीजिए सेंटर है तो ये 30 डिग्री साउथ हो जाएगा और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हम लैटिट्यूड से भले ही वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सबस्टेंड होता है, लेकिन फिर भी हम जब भी लोकेशन की बात करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। या फिर हम यूं बोले जैसे कि हाइट की बात करते हैं तो ये हाइट बताएगा हमारा कि हम कितना ऊपर गए हैं इक्वेटर से या फिर इक्वेटर से कितना नीचे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर हम यहीं पर एग्जांपल ले लें लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड में भी अब एक स्टेटमेंट और दिया था मैंने इक्वेशन में कि जिस भी कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कम होता है उन कंट्रीज को अलग अलग टाइम जोन रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैं बताता हूं, याद रखिएगा कि क्या है। ये लॉन्गिट्यूड है मान लीजिए, और ये 3 अलग अलग है। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये वाला 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब ये 3 लॉन्गिट्यूड्स को हमने इस हिसाब से देखा है, मान लीजिए कि 15-15 डिग्री का है, और हमने देखा था कि 15 डिग्री जो है वो 1 आवर के बराबर होती है। अब यहां पर मानिए कोई ऐसी कंट्री है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा कि हम यहां से लेके यहां तक आए, ये एक लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है। हम और ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखना चाहते हैं तो हम और दूर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रशिया का एक उदाहरण भी लिया था और हमने बताया था कि रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफी ज्यादा है। वो हो सकता है कि पूरे के पूरे देखा जाए तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता होगा और कहीं 120 डिग्री ईस्ट पे खत्म होता होगा, ऐसा एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। लेकिन जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफी कम होता है उनको अलग अलग टाइम जोन रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया की भी बात करें तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है अप्रोक्सीमेटली। यहां पर भी 30 डिग्री का अंतर आता है, और इसीलिए इस छोटे से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर भी हमने हमारी कंट्री में 2 टाइम जोन नहीं रखा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा होगा, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो याद रहे कि ये हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। भले ही लॉन्गिट्यूड हम ऊपर से नीचे या फिर वर्टिकल खींचते हैं, सीधी सीधी ऊपर नीचे खींचते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात जब भी होगी तो वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा। ये यूजुअली कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये जो अगर लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी है तो इसीलिए हर बार जब भी हम यहां से लेके नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाएंगे तभी लॉन्गिट्यूड डिफाइन होगा, लेकिन एक्सटेंट जो होता है लॉन्गिट्यूड का वो हमेशा ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये डाउट मुझे लगता है कि अब आपके अंदर नहीं होगा। आज का जो चैप्टर है उसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ थ्योरीज। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं। शुरुआत के दिनों में ऐसा हुआ कि जब लोगों के पास ये सोचने की क्षमता आ गई कि आखिरकार इस अर्थ पे, जैसे कि आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन द सेंस आप देखो कि मैं कहीं और बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं ये लेक्चर और आप अपने घरों में बैठ के इन लेक्चर्स को सुन रहे हो, या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आप देख लो। इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इमर्ज होकर आ चुकी है। आखिरकार अर्थ पर ऐसा क्या हुआ था कि लाइफ पॉसिबल हुआ, या फिर ये फॉर्म कैसे हुआ होगा। इन सभी के लिए अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग फिलोसफर्स आते रहे हैं और वो अपनी अपनी थ्योरीज शुरुआती दिनों में देते रहे थे। इसी रिस्पेक्ट में अगर ओरिजिन ऑफ अर्थ की हम एक सिरे से बात करें तो एक बात तो सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स जो है, ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। ये अप्रोक्सीमेट है क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा पार्टिकल इनको मिला हो किसी साइंटिस्ट को जिसको इन्होंने इसका एज पता किया हो और एज निकल गया हो 13.8 बिलियन, और इससे पुराना आज तक कोई भी पार्टिकल मिला ही ना हो। तो इन्होंने ये बात बिल्कुल फिक्स कर दी कि हो सकता है कि हमारा अर्थ या फिर हमारा पूरा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। और इसके चलते इसके पहले 13.8 बिलियन ईयर्स पहले की बात की जाए तो यहां पर पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। ये एक प्रकार का स्पेकुलेशन है, एक प्रकार का अंदाजा लगाया गया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सभी के सभी प्लैनेट अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ एक सोलर सिस्टम में है। इस सोलर सिस्टम में ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन का चक्कर काटते हैं। इसके अलावा ये ऐसे सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम को अगर हम मिला दें तो एक बनता है गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सन होंगे, सन भी एक स्टार है, वैसे बहुत सारे स्टार होंगे जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्लैनेट चक्कर काटते होंगे। जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं।
और ये गैलेक्सीज बहुत दूर हैं हमसे, काफी दूर हैं। इनको इनकी दूरी नापने के लिए हम एक लाइट ईयर्स का सहारा लेते हैं। लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में, जैसे कि पूछा गया है यहाँ पर लाइट ईयर, तो एक साल में लाइट जितना दूर ट्रैवल कर पाता है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। तो अब ये जो मिल्की वेज होते हैं ये पता नहीं कितने लाइट ईयर्स दूर हैं हमसे। तो आपको पता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो कोई सबसे तेज चल सकता है वो लाइट ही है। लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता। आइंस्टीन ने भी इस बात को फिक्स कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइट की स्पीड नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। अब इससे तेज आज तक तो हमें नहीं दिखाई कि कोई चल पाया। अगर ऐसा होगा भी तो आइंस्टीन की बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं जो कि गलत प्रूव हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी के लिए तो हम यही मानते हैं कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। अब यहाँ पर जो गैलेक्सीज हैं वो बहुत लाइट ईयर दूर हैं। तो अभी तक तो हम वहां पहुंच पाए ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमको ये पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम को मिलकर एक गैलेक्सी बनती है और दूसरी ऐसी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे नेम ऑफ गैलेक्सीज तो आपको लगभग ऐसे 51 गैलेक्सीज के नाम मिल जाएंगे और उनके अलग अलग शेप भी मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप गूगल पर सर्च जरूर करिएगा नेम ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारे सुंदर फोटोज के साथ आपको अलग अलग गैलेक्सीज दिख जाएंगे। आप देखिएगा कि आपका मिल्की वे गैलेक्सी कैसा दिखता है। ठीक है, अब यूं हुआ कि बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसोफर्स सब आके अपनी अपनी थ्योरी देना चाहते थे कि आखिरकार अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। अब इसके लिए क्या हुआ कि आज तक फिलहाल ऐसा कोई बहुत बड़े लेवल पर कंसेंसस नहीं बन पाया है। कंसेंसस इन द सेंस की ऐसा कुछ नहीं बन पाया जिस पे सब लोग मतलब अपनी अपनी सहमति जता दें। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज आई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा लोग किस थ्योरी से सहमत हैं तो बिग बैंग थ्योरी है, जो कि मॉडर्न थ्योरी का एक पार्ट है। इससे लगभग सभी साइंटिस्ट, सभी जियोग्राफर्स और हम आप जैसे स्टूडेंट, टीचर सब इस बात को मानते हैं कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी सबसे बढ़िया रीजन एक्सप्लेन करता है हमारे अर्थ के लिए। इसके अलावा जो अर्ली थ्योरीज थी, मतलब कि पुराने जमाने की थ्योरीज थी, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जिनको कंसीडर करना हमारी ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं थ्योरीज को अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। उनमें से सबसे पहला है गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, फिर है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, एक है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस और चौथा है रिवाइज्ड नेबुलर थ्योरी। याद रहे कि ये सभी थ्योरीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इन्होंने कुछ assumptions लिए हैं और उसी assumption की बेसिस पर ये सभी थ्योरीज को इन्होंने डिफाइन किया है। अब चूंकि एक थ्योरी भी मार्केट में आती थी तो उससे प्रेरित होकर कोई और अपनी थ्योरी बनाता था, उससे प्रेरित होकर फिर अपनी कोई और थ्योरी बनाता था। तो आप देखोगे कि इन सभी थ्योरीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। लगभग सभी एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे अंतर हैं। इन छोटे छोटे अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहोगे इस टाइम पर तो हो सकता है कि थोड़ी कंफ्यूजन हो, क्योंकि एनसीईआरटी के शुरुआती चैप्टर्स में इन थ्योरीज का जिक्र तो किया गया है लेकिन इनको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो मैंने बहुत जगहों से इसको अलग अलग जगहों से पढ़ के ये पूरा लेक्चर बनाया है आपके लिए। और एक बार आप पढ़ोगे आप समझना कि केवल और केवल आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर इन थ्योरीज के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें गैसियस थ्योरी ऑफ कांट की, तो इमैनुअल कांट, आप समझ रहे होंगे कि 17वीं सेंचुरी के नियर अबाउट हमारे न्यूटन साहब आ चुके थे और इन्होंने अपनी थ्योरीज भी दे दी थी। कांट जो है वो लगभग 18वीं सेंचुरी के एक फिलोसोफर रहे हैं और इमैनुअल कांट ने ये बोला अपनी गैसियस थ्योरी ऑफ कांट में कि देखो, मैं न्यूटन के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये थ्योरी बना रहा हूं, इसीलिए ये थ्योरी बहुत ही सही होगा। न्यूटन का एक ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक थ्योरी है, आपको पता होगा कि कोई भी मास है, जैसे बड़ा बड़ा अर्थ है, मून है, जो भी बड़े बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तभी तो देखो कि हम और आप बिल्कुल धरती से चिपके हुए हैं, वरना हम तो आसमान में उड़ रहे होते। इसीलिए यहाँ पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए या फिर इसी चीज का सहारा लेके उन्होंने अपना गैसियस थ्योरी ऑफ कांट बनाया। शुरुआती तौर पे इन्होंने ऐसा एज्यूम किया, देखो हर बार एजम्पशन ही होगा क्योंकि इनको तो पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो सभी जितनी भी थ्योरीज हैं वो एजम्पशंस पर ही बेस्ड है। तो इन्होंने एजम्पशन किया या फिर इन्होंने एज्यूम किया कि एक प्राइमोर्डियल क्लाउड होगा। प्राइमोर्डियल का क्या मतलब है कि बिल्कुल शुरुआती दिनों में सबसे पहला, ऐसा प्राइमोर्डियल का ये मतलब होता है सबसे पहला या बिल्कुल शुरुआती दिनों में एक क्लाउड था। इस प्राइमोर्डियल क्लाउड के अंदर ये जो बादल हम देख रहे हैं, ये क्लाउड के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स थे और कुछ मैटर के पार्टिकल्स ऐसे कुछ होंगे जो कि इस क्लाउड के अंदर होंगे। इन्होंने बोला कि देखो, शुरुआती दिनों में ये जो गैस, मैटर, ये सब है बहुत ठंडे थे, सॉलिड स्ट्रक्चर के थे और मोशनलेस थे, केवल और केवल ये क्लाउड रोटेट कर रहा था। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि देखो, जैसे ही ये क्लाउड रोटेट करता है धीरे धीरे, एक समय ऐसा आता है कि जब इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, मतलब टकराव होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप ठंडियों के टाइम पर अगर आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ते हो, घिसते हो, तो आप देखो अपना हाथ गर्म हो जाता है। इसी के चलते ऐसा यहाँ पर इन्होंने माना कि अगर दो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स भी आपस में टकराते हैं, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में ऐसे घिस रहे हैं, तो ये भी गर्म होंगे, जाहिर सी बात है। तो इन कोलिजन से टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा और जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इनके कोलाइड होने की जो संभावनाएं हैं ये और तेजी से बढ़ गई। और आखिरकार ये कोलाइड कर क्यों रहे थे? तो इन्होंने बताया कि देखो, न्यूटन जिस हिसाब से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का बात बताते हैं, तो इन सभी पार्टिकल्स के बीच में भी अपना म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था। इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते एक दूसरे से कोलाइड करते थे और कोलाइड करने के बाद ये जब रोटेटिंग क्लाउड था, इसी के साथ साथ ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है कि ये बिल्कुल रैंडम मोशन में आ गए कि एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से कोलिजन हो रहा है, एक तरफ ये जो क्लाउड है वो भी हल्का हल्का रोटेट कर रहा है और इसके अंदर जितने भी मैटर्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, अट्रैक्ट होकर। तो ये एक रैंडम मोशन यहाँ पर जनरेट होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ऐसा ही टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, तो ये जो रैंडम मोशन था वो रैंडम मोशन धीरे धीरे रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि वो एक फिक्स पाथ है, जैसे कि ये रोटेशन में है तो ऐसे रोटेशन में उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया सब के सब। तो अब ये जो बड़ा सा बादल हम बोल रहे थे, प्राइमोर्डियल मैटर था, प्राइमोर्डियल क्लाउड था, इसके अंदर के जितने भी गैस पार्टिकल्स या फिर दूसरे मैटर थे वो सब अब रोटरी मोशन में आ गए हैं, अब एक दूसरे का ऐसे चक्कर काट रहे हैं। क्या हुआ कि सेंटर में काफी ठंडा और मोशनलेस क्लाउड था शुरुआती दिनों में, वो अब एक हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो गया। हॉट नेबुला, नेबुला का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी ऐसा गैसियस क्लाउड जो कि काफी गर्म हो, ठीक है, तो ये हॉट नेबुला है। अब इसी अट्रैक्शन और कोलिजन के कारण ये पूरा का पूरा क्लाउड काफी हद तक गर्म हो गया और ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगा बहुत तेजी से। अब क्या
जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती गई अपने एक्सिस पे रोटेट करने की, इसकी एंगुलर वेलोसिटी या फिर रोटेटरी स्पीड काफी तेज हो गई। एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है कि ये बहुत तेजी से नाचने लगा, बहुत तेजी से। अब जैसे जैसे ये फर्दर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपको एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो इस, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आपके जिस डायरेक्शन में आप सर्कल में घूम रहे हो, ये इतनी ताकत रखता है कि आपको इस सर्कल से बाहर फेंक दे। मतलब कि ये बाहर वाला फोर्स है, बाहर ढकेलने वाला फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका जस्ट ऑपोजिट एक और फोर्स होता है जो कि आपको सेंटर की तरफ ढकेलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस को आप यहां पर समझो इस क्लाउड के अंदर। अब जब सभी क्लाउड भी अपने अपने रोटेटरी मोशन में होंगे और बहुत तेजी से स्पीड में नाच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उन पे लग रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब ये इतना तेजी से नाचने लगे कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है वो काफी बढ़ गया। अब इससे हुआ क्या कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी अभी तक इस क्लाउड के अंदर रोटेट कर रहे थे वो इससे बाहर आ गए और एक इरेगुलर रिंग का शेप ले लेते हैं। कुछ सी वाला जो डायग्राम है आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हमने बात किया कि एक ऐसे ही नॉर्मल क्लाउड होगा जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर अट्रैक्शन हुआ इन पार्टिकल्स के अंदर, और पहले तो रैंडम मोशन में थे लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका एक रोटरी मोशन अटेन हुआ और ये रोटरी मोशन काफी हद तक तेज होता गया। अब इस तेज मोशन के चलते क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पर सारे पार्टिकल रोटेशन में है और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ये अलग अलग होते जा रहे हैं, मतलब कि दो स्ट्रक्चर हो गया, एक तो नेबुला हो गया बिल्कुल बीच वाला पार्ट जिसको हम आज के टाइम पर सन बोलते हैं, और दूसरा है ये छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डेवलप हो गए। जैसे कि ये देखो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं अलग अलग, सबका सेंटर कहां पर है, सन के पास में। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में धीरे धीरे ये सेपरेट हो गए और जितने भी ऑब्जेक्ट शुरुआती दिनों में ऐसे ऐसे बिखरे हुए थे अपने ही रिंग में, ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते गए और ऐसे प्लैनेट्स बन गए। तो इनका कुछ ये तरीका था गैसियस थ्योरी ऑफ कांट को समझाने का। लेकिन अब आप खुद ही समझो कि इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं ना। सबसे पहली कमी ये है कि जब ये क्लाउड बिल्कुल इसके मैटर ठंडे थे, मोशनलेस थे, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि क्या इनके केवल एक दूसरे से टकराने से इतना ज्यादा हीट पैदा हो गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल की हीट की बात हो रही है और इतना बड़ा लेवल का हीट इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के टकराने के कारण तो नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो इनको यही बात क्रिटिसाइज किया गया कि क्या है कि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे टकराते नहीं है तो इतना बड़ा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा कभी भी। दूसरी बात यह कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिरकार ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे ये ऐसे 9 प्लैनेट्स में ही शुरुआती दिनों में क्यों चेंज हुए, हमें और प्लैनेट क्यों नहीं दिखे। इन्होंने ये भी नहीं समझा पाया कि शुरुआती प्लैनेट्स मतलब कि जो शुरुआती प्लैनेट्स है ना, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर के हैं। जैसे कि आप हमारे अर्थ को देख सकते हो, आप जमीन पर टिके हुए हो ना, ये बिल्कुल सॉलिड है अर्थ। लेकिन इसके बाद के जितने भी प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर, इसके अलावा सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये अब चूंकि प्लूटो भी हम इसको प्लैनेट कंसीडर नहीं करते लेकिन उस टाइम पर प्लूटो भी कंसीडर होता था तो इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है। तो ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब गैसियस फॉर्म के हैं। गैसियस मतलब कि एक प्रकार का ये गैस का गोला है आज के टाइम पर भी। अगर आप जुपिटर की बात करोगे तो ये अभी तक का सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और जुपिटर के बिल्कुल एक गैसियस प्लैनेट है, मतलब ऐसा कुछ भी सॉलिड नहीं है। अगर आप चाहो कि यहाँ पर कोई हम स्पेस क्राफ्ट उतार दें, सैटेलाइट उतार दें जमीन पर, जैसे कि भी चंद्रयान मिशन में हम मून पर लैंडिंग करना चाहते थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई सरफेस ही नहीं है, आप यहाँ पर लैंडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पूरा गैस का गोला है जुपिटर और इसके बाद के ये सभी। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे छोटी छोटी कमियां थी गैसियस थ्योरी ऑफ कांट में। एक और जैसे कि हम हमेशा ये जानते हैं ना कि जितना ज्यादा मास होगा उसकी जो रोटेशन करने की वेलोसिटी है वो उतनी ज्यादा होगी, लेकिन इस थ्योरी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने इस थ्योरी से। इनको तो यही बताना था कि जितना ज्यादा ये वेलोसिटी होता गया उतना ही ज्यादा यहाँ पर मास भी होना चाहिए था। लेकिन आप समझ रहे हो कि सेंटर में जो सन है हमारा उसका मास तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी रोटेट करने की वेलोसिटी काफी कम है। तो ये सब कुछ कमियां थी इनकी थ्योरी में जिसको आगे के थिंकर्स या फिलोसोफर्स खत्म करना चाहते थे। तो जो हमारी अगली थ्योरी है वो आई नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। इन्होंने इमैनुअल कांट की गैसियस थ्योरी पर ही कुछ एड ऑन कर दिए, जो भी उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए कुछ नई चीजें एज्यूम कर ली। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये एज्यूम किया कि जो शुरुआती दौर पर इमैनुअल कांट ये बताते थे कि एक क्लाउड है और इस क्लाउड के मैटर ठंडे हैं, मोशनलेस हैं, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा गैसियस नेबुला था। हमने पढ़ा कि नेबुला का अर्थ होता है कोई भी ऐसा ही क्लाउड। अब इन्होंने इस बात को बिल्कुल से आप देखो कि टाल दिया कि शुरुआत में जब यहाँ पर हम लोग इमैनुअल कांट से पूछते थे ना कि ये हीट कहाँ से पैदा हुआ, तो इस बात को खत्म करने के लिए इन्होंने शुरुआत ही दिनों में ऐसा बता दिया कि देखो हीट पैदा नहीं हुआ, शुरुआती दिनों में एक हॉट गैसियस नेबुला हुआ करता था। तो इस वजह से जो भी हीट की प्रॉब्लम थी कि कहाँ से आया, क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर कोलाइड हो रहे थे वहां से आया, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि केवल एज्यूम ही तो करना था ना कि हाँ चलो ऐसा कुछ हुआ होगा। अब इन्होंने भी यही बताया कि ये जो नेबुला था, हॉट नेबुला, ये काफी तेजी से रोटेट करना स्टार्ट करता है और ये धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा था और ये स्पीड में आता गया। अब जितना तेज ये स्पीड में रोटेट करता जाएगा, अब शुरुआती दिनों में ही ये हॉट था, तो जैसे तेजी तेजी से ये रोटेट करता जाएगा तो ये दिन पर दिन कंटिन्यूअसली कूल होता जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बोला कि देखो ये जो कूल हो रहा था इसका पीछे कारण ये था कि यहाँ पर रेडिएशन का एक प्रोसेस था। मतलब कि जितने भी मान लो ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये एक नेबुला है, ठीक है, अब ये बहुत तेजी से रोटेट करने लगा तो क्या हुआ कि जो भी इसके बिल्कुल बाहरी कोनों पर जितने भी एलिमेंट्स पार्टिकल्स होंगे वो रेडिएशन करने लगे। अब रेडिएशन जब भी करते हैं ना तो इनका हीट लॉस हो जाता है। हीट लॉस होता है तो ये ठंडे होने लगेंगे, साथ ही साथ जब ठंडे होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, छोटे होते जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि शुरुआती दिनों में तो ऐसा हॉट गैसियस नेबुला था वो तेजी से नाचने लगा और ये नाचते नाचते क्या हुआ कि इसके जो भी बाहरी हिस्सों पर जितने भी पार्टिकल्स थे वो रेडिएशन करने लगे और इससे ये पूरा का पूरा नेबुला ठंडा होने लगा, छोटा होने लगा। लेकिन एक बात बिल्कुल फिक्स है और फिजिक्स में इन सब बातों को हम पढ़ते भी हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट छोटा होता है उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है, अगर हम इसको ही छोटा बना देंगे तो इसकी रोटेशन स्पीड और तेज हो जाएगी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप इस हिसाब से ले सकते हो कि आपने सर्कस में देखा होगा कि कोई एक पर्सन अपने एक पैर पर जब बहुत तेज से नाचता है
तो क्या करता है शुरुआती दौर में, तो वो अपने पैर को बिल्कुल ऐसे कर लेता है, मतलब कि अगर ये इसका सिर है, ये हाथ है, तो एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर। इस केस में क्या होता है कि वो धीमे धीमे नाचता है इस पैर की सहायता से। अगर इसको और तेज नाचना होगा तो क्या करेगा कि ये अपने पैर को ऐसे फोल्ड कर लेगा, ऐसे फोल्ड करते ही ये और तेज नाचने लगेगा। तो सिंपल मतलब यही होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर दें या फिर अपने सेंटर पर लेते हैं तो ये और तेजी तरीके से नाचने लगेगा। तो यहाँ पर भी कुछ लाप्लास ने यही समझाने की कोशिश की कि जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, कॉन्ट्रैक्ट होता गया, तो इसकी रोटेशन करने की स्पीड और तेज हो गई। इतना तेजी से नाचते नाचते हमने भी लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है काफी हद तक बढ़ गया और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऐसे बहुत सारे रिंग निकल के आ गए सामने, जैसा कि अभी हम पिछले थ्योरी में भी देख रहे थे। अब ये ओवरऑल इन्होंने बताया कि ये 9 रिंग निकल कर आए और ये 9 रिंग आगे चल के अपने अपने प्लैनेट बन गए। क्या हुआ कि जब ये 9 रिंग्स थे तो इन रिंग्स पर छोटे 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 पार्टिकल्स के फॉर्म पर ये बाहर निकले थे, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होते गए तो ये एक नॉट बना दिया या फिर एक पॉइंट पर इकट्ठा हो गए और ये इस टाइम पर हॉट गैसियस एग्लोमरेशन के नाम से आने लगे। ये जो एग्लोमरेशन मतलब क्या कि कुछ इकट्ठा हो गए एक पॉइंट पर। कुछ सालों बाद ये ऐसे ही एग्लोमरेशंस बाद में ठंडे हो गए और कंडेंस होकर प्लैनेट के फॉर्म पर आ गए। तो नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास कुछ चीजों को रिमूव करते थे, लेकिन इनके पीछे भी बहुत सारे हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? जैसे कि इनसे ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि केवल और केवल ऐसे 9 रिंग ही क्यों निकले और रिंग्स क्यों नहीं निकले, तो केवल 9 प्लैनेट बने। तो इन सब चीजों से भी इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है। आप इस डायग्राम में इस थ्योरी को देख सकते हो। ये गैसियस क्लाउड था काफी गर्म। क्या हुआ कि ये रोटेट करने लगा, ये देखो रेडिएट कर रहा है। जैसे जैसे ये रेडिएट कर रहा है तो ये साइज में थोड़ा छोटा हो गया और जैसे ही ये छोटा होता है कि इसकी रोटेशन की स्पीड और तेज हो गई। जब ये रोटेशन की स्पीड और तेज हो गई तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग रिंग्स में सामने आ रहे हैं। जब ये रिंग्स में सामने आए तो धीरे धीरे ये कंडेंस होने लगे और कंडेंस होकर ये एग्लोमरेट हो गए ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लैनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये था नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। अगला जो थ्योरी है वो है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इनकी थ्योरी थोड़ी दिलचस्प भी है और थोड़ी अलग भी है। इस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को बनाने के लिए दो लोग आए, एक तो टीसी चैम्बरलिन और दूसरे फॉरेस्ट रे मोल्टन। इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज की सहायता से कुछ एक निष्कर्ष निकाला। इन्होंने बताया कि देखो क्या है कि केवल और केवल एक नेबुला से काम नहीं चल रहा है, हमको दो हेवनली बॉडीज की बात करनी पड़ी। हेवनली बॉडी मतलब जो बहुत बड़ी बॉडीज होती है, जैसे कि हमारा सन है इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा। तो दो ऐसी हेवनली बॉडीज थी शुरुआती दिनों में, इन्होंने ऐसा एज्यूम किया। और फिर उन्होंने बताया कि देखो जो दो बॉडीज थी उसमें से एक तो हमारा प्रोटोसन है जिसको हम आज देखते हैं, और इसके साथ एक कंपेनियन स्टार था, एक और स्टार था जो कि इसका साथी, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में उन्होंने बताया कि देखो जो प्रोटोसन था वो तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था जो कि ठंडे और सॉलिड थे, और ये जो प्रोटोसन है ना ये सर्कुलर शेप का था, या फिर हम इसको स्फेरिकल शेप बोल सकते हैं। इन्होंने सर्कुलर नाम दिया था। अब ये जो प्रोटोसन है इनको इस बारे में इन्होंने समझाते हुए ये बोला कि देखो एक इसके साथी जो स्टार है, कंपेनियन स्टार है, जिसको हम लोग इंट्रूडिंग स्टार भी बोलते हैं। इंट्रूडिंग स्टार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बताया कि इसका डेस्टिनेशन है कि ये प्रोटोसन के काफी नजदीक से होकर गुजरेगा। ये ऐसा इन्होंने मान लिया कि दो हेवनली बॉडीज थे, एक प्रोटोसन और एक कंपेनियन स्टार। प्रोटोसन अपनी जगह पर टिका हुआ था, लेकिन ऐसा बात होगा कि इंट्रूडिंग स्टार उसके पास से गुजरने की बात कर रहा होगा। अब आपको ये बात तो तय है कि पता होगा कि जो भी बड़े बड़े ऐसे हेवनली बॉडीज होते हैं उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ऐसा होगा तो इन्होंने माना कि जो हमारा प्रोटोसन था इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इससे डिटैच हो गए उस टाइम पर जब ये प्रोटोसन के पास से ये हमारा इंट्रूडिंग स्टार गुजरता है। आप इस फोटो को देखो, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये हमारा सन था और इस पाथ से ये इंट्रूडिंग स्टार्स निकल कर आया, तो क्या होगा कि इस पूरे सन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो इससे अट्रैक्ट होंगे और वो इससे बाहर की ओर निकल गए। अब जब ये बाहर की ओर निकलते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में निकल गए। अब ये तो स्टार्स को जहां जाना था वो तो निकल गया, लेकिन अब जो ये सन से छोटे छोटे ऐसे प्लैनेट्स बाहर निकले या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकले, वो बाद में चल के ऐसे प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, और इन प्लैनेट्स को या फिर आप यहाँ पर एक इनकी थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है सिगार शेप्ड थ्योरी। अब ये सिगार का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से धुएं निकलते हैं यहाँ से, और ये प्लैनेट है तो इसीलिए इनको सिगार शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकले हैं इसी को इन्होंने प्लैनेटेसिमल का नाम दिया। तो इसीलिए इनकी हाइपोथेसिस या फिर इनकी थ्योरी को हम लोग प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। ये जो डिटैच पार्टिकल थे या फिर प्लैनेटेसिमल्स थे, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे जो कि बाद में चल के एक जगह पर कंडेंस होते हैं और प्लैनेट्स बन गए फ्यूचर में। ठीक है, तो ये इनकी अपनी हाइपोथेसिस थी। फिर इसके बाद एक और अर्ली थ्योरी में आया, नेबुलर थ्योरी को ही वापस से रिवाइज किया गया। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, ओटो स्मिथ और कार्ल विजास्कर। इन्होंने क्या किया कि अपने अपने हिसाब से नेबुलर थ्योरी को ही थोड़ा रिवाइज करके लोगों के सामने पेश किया। जो नेबुलर थ्योरी में हमने बताया था कि एक हॉट गैसियस क्लाउड है, इन्होंने बताया कि देखो ऐसा क्लाउड नहीं है, इनके बीच में एक सन भी प्रेजेंट है और इस सन के चारों तरफ ऐसा क्लाउड है। इन्होंने बस इतनी ही बदलाव की थी, आगे की चीजें काफी हद तक सेम है। इन्होंने बोला कि बीच में एक बड़ा सा सन है और इस सन के चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के। इन्होंने थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर बात किया। अब हाइड्रोजन में हमें पता है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पीरियोडिक टेबल जब भी हम बचपन में पढ़ते होंगे तो सबसे पहले और दूसरे एलिमेंट में हमको हाइड्रोजन और हीलियम ही दिखता होगा। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि देखो शुरुआती दिनों में तो केवल यही बना होगा, तो इसीलिए सन के चारों तरफ एक सोलर नेबुला होगा और ये क्लाउड जो सोलर क्लाउड की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होगा बिल्कुल। अब क्या होगा कि ये भी काफी हद तक अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था और इसके चलते ये जो हाइड्रोजन और हीलियम के ये डस्ट पार्टिकल्स थे और इनके अलावा और भी जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपस में फ्रिक्शन करना स्टार्ट करते हैं, कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं, और कोलाइड करते करते ये एक डिस्क शेप में आ जाते हैं। अब ये जो डिस्क शेप है ये क्या करेगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइम पर, जैसे कि हम अभी बाकी थ्योरीज में पढ़ रहे थे कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग जगहों पर सेपरेट होंगे, जो कि एक प्रोसेस का नाम इन्होंने दिया एक्रीशन। एक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले तो प्लैनेट जितने भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे इनसे कंसोलिडेट होता है, एक प्लैनेट का फॉर्म लेता है, और फिर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ये जो प्लैनेट है ठंडे होते हैं, इनमें और बाहर से पार्टिकल आके चिपकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन का नाम दे रहे हैं, और इससे एडिशनल लेयर्स बनते जाते हैं और वापस से प्लैनेट बन जाता है, इसी को हम लोग प्रोसेस ऑफ एक्रीशन बोलते हैं। तो इनके हिसाब से रिवाइज नेबुलर थ्योरी में शुरुआती तौर पे केवल एक बड़ा गैसियस क्लाउड ना होकर बीच में सन था और सन के चारों तरफ ऐसा नेबुला था जो कि काफी हद तक नाच रहा था, और इस नेबुला के अंदर
हाइड्रोजन था, हीलियम था और भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे जो कि आपस में ही कोलाइड होकर एक डिस्क शेप का क्लाउड बनते हैं। ये डिस्क शेप का क्लाउड बाद में एक्रेशन के प्रोसेस से ऐसे प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो इनकी सिंपल थ्योरी बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया और इन्होंने थोड़े हाइड्रोजन, हीलियम ये सब नाम एक्स्ट्रा में लिख दिए थे। बाकी पूरी थ्योरी नेबुलर थ्योरी ही थी। तो ये सभी थ्योरीज हमने पढ़ा अभी तक, ये सब के सब क्या है? अर्ली थ्योरीज हैं। अर्ली थ्योरीज के अंदर में ये लोग केवल एज्यूम करते थे, इनको बैक करने के लिए कोई भी एक हम बोले प्रॉपर सॉलिड हमारे पास कोई भी प्रूफ हो या फिर ऐसा कुछ भी हो, तो ये अभी तक था नहीं। तो इसीलिए हम कुछ मॉडर्न थ्योरीज के बारे में भी पढ़ते हैं। ये सबसे पहला मॉडर्न थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी ही चूंकि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड है, तो हम केवल इसी थ्योरी को पढ़ते हैं। बिग बैंग का मतलब ये है कि कुछ बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सप्लोजन हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन और बहुत ही जल्दी एक्सप्लोड हुआ होगा। ऐसा बोलते हैं कि मिलियंथ पार्ट ऑफ द सेकंड में ये एक्सप्लोजन हुआ और उसी एक सेकंड में या फिर उस मिलियंथ पार्ट ऑफ द सेकंड में हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बन गया। ऐसा एज्यूम करते हैं इस थ्योरी के अंदर। शुरुआती दिनों में इसमें यह देखा गया कि एक बहुत ही छोटा बॉल होगा, बहुत छोटा बॉल, आप पिन पॉइंट समझ सकते हैं, एक एटम के बराबर समझ सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब ये टाइनी बॉल बहुत ही तेजी से एक्सप्लोड करता है, बहुत तेजी से एक्सप्लोड करता है। ये जो पहले छोटा सा बॉल था, ये बहुत छोटा था, इसका वॉल्यूम एकदम ना के बराबर था, लेकिन इसकी डेंसिटी बिल्कुल इनफाइनाइट थी और साथ ही साथ इसका टेंपरेचर भी एकदम इनफाइनाइट था। मतलब कि बहुत ज्यादा टेंपरेचर, अथाह डेंसिटी के साथ ये पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समाये हुए था, ये एक दिन एक्सप्लोड होता है। और जब ये ब्लास्ट ऐसा होता है, तो इसी से हमारा पूरा का पूरा, ये आप देखो, ये ब्लास्ट होता है तो यहां से क्या निकल के आ रहे हैं? छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स। यहां पर ये बोला जाता है कि मुश्किल से चंद सेकंड्स में ही ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहां पर बन चुके होंगे। इसके बाद कुछ ही चंद मिनटों में और भी पार्टिकल्स बने होंगे। धीरे धीरे ये एक दूसरे से आगे विस्फोट होकर दूर जा रहे हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है ना, जब भी आप एक बम भी विस्फोट करते हो तो इसके सारे पार्टिकल्स तो इससे दूर ही जाते हैं। तो इसीलिए आज भी ऐसा माना जाता है कि ये जब विस्फोट हुआ था या ब्लास्ट हुआ था इस पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का, तो आज भी इससे ऑब्जेक्ट्स दूर ही जा रहे हैं आज भी। इसीलिए इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का भी नाम दिया जाता है। मतलब कि आज भी ऐसा माना जा रहा है कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मतलब कि जितने भी हमने 51 गैलेक्सीज की बात की थी, इन गैलेक्सीज ये आपस में दूर जा रही हैं, ऐसा बात यहां पर किया गया है। और इसके प्रूफ भी आज के टाइम पर मिल चुके हैं, इसीलिए इस मॉडर्न थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। एक प्रावधान होता है, एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, आप इसको जरा सा ऐसे ही समझ लो केवल। थ्योरी ऑफ रेड शिफ्ट क्या बोलता है ना, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर जा रहा होगा, तो साइंटिस्ट लोग उसको अगर एक स्पेशल लेंस से देखते हैं, तो वो जो भी लाइट एमिट करता है ना, उसका लाइट रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या होता है रेड शिफ्ट का मतलब? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे काफी दूर जा रहा है, या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट भी एमिट कर रहा है, या फिर हमसे कोई भी दूर जाने वाला चीज अगर हम लाइट के ऑप्शन में देखेंगे, तो जो हमसे बहुत दूर जाता है, तो साइंटिस्ट लोग इस बात को देख लेते हैं कि ये अगर बहुत दूर जा रहा होगा, तो हमारे एक स्केल पर ये रेड कलर दिखाएगा। ठीक है, रेड कलर का दिखेगा, यहाँ का प्रकाश हमेशा लाल रंग का दिखेगा। तो इसीलिए आप क्या देखते हो कि इस रेड शिफ्ट के कारण ये बात बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि जो भी दूसरे गैलेक्सी से रोशनी आती है, उसको साइंटिस्ट रेड कलर में देख रहे हैं। मतलब कि ये हमसे और दूर जा रही हैं। इसीलिए इस बात को प्रूफ भी कर दिया गया है कि ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है और यूनिवर्स दिन पर दिन एक्सपैंड होता जा रहा है। इसके उदाहरण के लिए आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि आप एक बैलून लो और इस बैलून में आप छोटे छोटे स्केच से डॉट बना दो। ये जो छोटे छोटे डॉट होंगे, ये आपकी गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आप इसको फुलाओगे, इसमें हवा भरोगे, तो ये बड़ा होगा और गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे ना। समझ लो कुछ ऐसा ही हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। तो इस थ्योरी में ये सब बातें की गई। यहां पर इस थ्योरी के अंदर कुछ और यहां पर बातें लिखी हैं जो कि आपके सिलेबस के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहां से केवल इतना पढ़ना है कि कुछ बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन हुआ होगा। यहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, जितनी बात मैंने आपको बताई कि एक पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, टेंपरेचर इनफाइनाइट था और वॉल्यूम लगभग जीरो, एक एटम के बराबर था, और ये एक्सप्लोड होता है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम फिलहाल ये क्लिप देखते हैं। आप इस क्लिप को देखो, यहां इस टाइम पर पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की गई है। ये पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट हॉट है, इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट है और बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स वाइड है। आप बोल सकते हो कि एक एटम के बराबर है, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि 13.7 बिलियन साल पहले ये एक्सप्लोड होता है। ऐसे एक्सप्लोड हुआ ये। जब एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारे पार्टिकल्स इससे निकल कर आए, बहुत सारे मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये सब अब जो भी आज हम ब्रह्मांड में देखते हैं, वो सब इसी एक्सप्लोजन से निकले हुए हैं। इनसे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इज पार्ट ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। अभी हमने पढ़ा है कि मॉडर्न थ्योरीज में कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी थी केवल। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस तो अर्ली थ्योरीज में काउंट करते थे हम, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गैसियस मास थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। 1755 में ऐसा हुआ था। ऐसा था क्या? हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। गैसियस मास थ्योरी किसका है? इमैनुअल कांट का है। गैसियस मास थ्योरी वाज बेस्ड ऑन सेवरल इरेनियस फैक्ट ऑफ साइंस। तो हमने देखा ना कि बहुत सारी कमियां थी इसके अंदर, तो ये भी सही है। मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। मतलब कि जो हमने दूसरी वाली थ्योरी पढ़ी थी, इसमें बोला कि द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले तो ये बात कि नेबुलर थ्योरी में हमने सन की बात नहीं की थी, हमने एक नेबुलर क्लाउड की बात की थी, हॉट गैसियस क्लाउड की बात की थी। वैसे ही ये गलत हो गया। और यहाँ पर शुरुआती दिनों में कोई भी हाइड्रोजन, सिलिकॉन ये सब बात नहीं किया गया था। वो तो रिवाइज्ड नेबुलर थ्योरी में हाइड्रोजन और हीलियम की बात की गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, द कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू कन्फर्म फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड प्लैनेट वेर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो एक्रीशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ा और डिस्क शेप्ड क्लाउड भी हमने देखा था। तो यहाँ पर भी आप एक्रीशन का प्रोसेस कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। जितने भी हमने, जैसे कि नेबुलर थ्योरी पढ़ा था, जहां पर भी ऐसा होगा कि ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है और ये रिंग शेप स्ट्रक्चर वापस में एग्लोमरेशन बनाती है, मतलब कि कंडेंस होकर फिर बाद में प्लैनेट बनाती है, उन सभी जगहों पर आप प्रोसेस ऑफ एक्रीशन देख सकते हो, बोल सकते हो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है। तो हमारा केवल बी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन है। इसके बाद बेसिस पर आप देखो कि इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल, सिंगुलर एटम जिसको हम बोलते हैं, और इसी को हम लोग सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना, कभी एग्जाम में सिंगुलैरिटी के नाम से भी आता है। तो ये जो टाइनी बॉल है, ये एकदम अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम का होगा, बहुत ही छोटा होगा, इनफाइनाइट टेंपरेचर इसके अंदर था, इनफाइनाइट डेंसिटी था। ऐसा था क्या? बिल्कुल था, हमने पढ़ा है। फिर बिग बैंग थ्योरी में ये जो टाइनी बॉल है, ये वायलेंटली एक्सप्लोड करता है और इससे हम बोलते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन था, ये लगभग 4.7 बिलियन साल पहले हुआ है आज के प्रेजेंट दिन से।
अब यहाँ पर थोड़ी सी कमियां हैं। देखो 4.7 बिलियन साल पहले ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था। 4.7 बिलियन साल पहले हम यूं बोलते हैं कि हमारा अर्थ फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था। ये तो 13.7 या फिर 13.8 बिलियन साल पहले एक्सप्लोर हुआ था, इसीलिए ये तो पॉइंट बिल्कुल गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। डिस्कस द वेरियस थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 250 वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन करना है। आपको इसमें जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी शुरुआती दिनों में कि अर्ली थ्योरीज थी और उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज हैं, इन सभी को एक्सप्लेन करना है छोटे छोटे वर्ड्स में। बिल्कुल आप कंसाइजली इनको एक्सप्लेन करोगे। पूरी कहानी अगर यहाँ पर वापस लिखने जाओगे तो आप 250 वर्ड में कभी भी लिख नहीं पाओगे। डायग्राम बनाना मत भूलना। आप जिन भी थ्योरीज की जिक्र कर रहे हो, अगर उन सभी थ्योरीज, मान लो टोटल ऐसे 5-6 थ्योरीज हैं, तो इन 5-6 थ्योरीज में कम से कम एक डायग्राम भी आप बना दोगे तो भी आपका आंसर काफी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और आप इन सभी थ्योरीज को आप मेंशन करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। तो इसी के साथ जो है हम अपना ये पहला जो सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर था ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसको खत्म करते हैं। ठीक है।